Hi guys, so this is your lecture number 2 in climate, and now let's understand few things before reading this topic. So suppose को this is your earth, this is 0 डिग्री. 0 डिग्री को क्या बोलते हो आप? इक्वेटर. हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं. ये आपका 23.5 डिग्री क्या है? नॉर्थ, जिसको आप क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और ये 23.5 डिग्री साउथ, जिसको आप क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. देखो, एक चीज़ आपको याद रखनी है. सपोज करो ये सन है और इस सन की डायरेक्ट रेडिएशन कहाँ पड़ती है? इक्वेटर पे. जब इस पर्टिकुलर एरिया में रेडिएशन ज़्यादा पड़ती हैं तो क्या होता है? जब इस पर्टिकुलर एरिया में रेडिएशन ज़्यादा पड़ती हैं तो इस वाले एरिया में, पर्टिकुलर ये जो एरिया है, यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है. और अगर यहाँ का किसी भी जगह का अगर टेम्परेचर अगर हाई होता है तो वहाँ हवा हल्की होती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होके वो हल्की होती है, ऊपर उठती है, और उस पर्टिकुलर जगह पे क्या क्रिएट होता है? लो प्रेशर. याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इस पॉइंट का यूज़ करेंगे. और जब भी हवा जाती है, जब भी हवा कहीं मूव करती है तो वो याद रखना हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ जाती है? लो प्रेशर. इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना. इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे विंड सारी की सारी कन्वर्ज होती हैं. सारी की सारी विंड यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, जिसके कारण इस पर्टिकुलर एरिया को आप क्या बोलते हो? ITCZ भी बोलते हो, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो हवाएं हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर क्यों हुआ? क्योंकि सन की डायरेक्ट रेडिएशन पड़ रही है. उससे क्या होगा? हवा गर्म होगी, हल्की होगी, ऊपर उठेगी. ये पॉइंट समझ आया? ओके. अगर सन की रेडिएशन यहाँ पे है तो सन दूसरा यहाँ पे रेडिएशन छोड़ेगा. यहाँ पे इस तरह से रेडिएशन सन छोड़ेगा. मतलब क्या है? इस वाले एरिया में ये सपोज करो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको आप बोलते हो आर्कटिक सर्कल. और सेम अगर 66.5 डिग्री साउथ में, इसको आप बोलते हो अंटार्कटिक सर्कल. तो यहाँ पे सन रेडिएशन पहुँच ही नहीं पाती है, तो इसलिए आपको ध्यान होगा, ये जो एरिया है पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये फ्रीज जोन बोलते हैं इसको. ये जो नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ये दोनों के दोनों क्या है? फ्रीज जोन है. मतलब यहाँ पे हमेशा बर्फ़ ही पड़ी रहती है. क्यों? क्योंकि सन रेडिएशन पहुँच ही नहीं पाती है. तो ये आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से टेम्परेचर का रोल है. क्यों? टेम्परेचर के बढ़ने से क्या प्रेशर चेंज होने वाला है, पहला पॉइंट. दूसरी चीज़, आपने ये पता होगा कि ये अलग लैटिट्यूड है, ये एक अलग लैटिट्यूड है, ये एक अलग लैटिट्यूड है, और ये एक अलग लैटिट्यूड है. हर लैटिट्यूड पे सन की रेडिएशन अलग अलग पड़ रही है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड अगर देखा जाए, हर लैटिट्यूड पे क्या होगी? सन की रेडिएशन अलग अलग पड़ रही है, जिसके कारण हर कहीं का टेम्परेचर बिल्कुल अलग अलग हो रहा है. राइट? सिंपल है. अगर सपोज करो यहाँ पे इंडिया है, आपको पता है इंडिया इस वाले पर्टिकुलर जगह पे है इंडिया. और इस पर्टिकुलर जगह पे ये जो एरिया है फ़िलहाल, जो मैं कर रहा हूँ काउंट, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न वाली साइड पे है इंडिया. यहाँ पे पोजीशन होने के कारण अपने इंडिया में ऊपर बर्फ़ है, नीचे थोड़ी गर्मी रहती है. यही कारण होता है क्योंकि सन की रेडिएशन का वेरिएशन होता है. तो ये छोटे से पॉइंट आपको समझ आए तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएंगी. लेट्स मूव नाउ. सो there are 6 major climatic control that affect any place or any area. What are these? Latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea. Distance from the sea को बोलते हैं continentality, ocean current and relief features. देखो, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को. देखो, जो अर्थ की कर्वेचर है, और अर्थ की कर्वेचर की वजह से, जैसे सपोज करो ये ऐसी कर्वेचर है, अर्थ ये गोल है, ये इक्वेटर है. अर्थ की कर्वेचर की वजह से लैटिट्यूड अलग अलग, हमने आपको पता है अलग अलग लैटिट्यूड है. लैटिट्यूड यानी जो लेटी हुई लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं,
और लॉन्गिट्यूड यानी ये जो लंबी लाइंस होती हैं इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये लैटिट्यूड है तो ये लॉन्गिट्यूड है, राइट। सो अर्थ की कर्वेचर की वजह से जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है वो वेरी करती है। कैसे? लैटिट्यूड में पहले ही बता चुका हूँ। अगर ये सन है तो यहाँ पे एनर्जी कम अलग पड़ेगी या ज़्यादा पड़ेगी, यहाँ पे कम, यहाँ पे उससे भी कम और वहाँ पे सबसे कम। सो मीन्स लैटिट्यूड के हिसाब से क्या है, सन की रेडिएशन चेंज हो रही है, ये चीज़ समझ आई। दूसरा है एज ए रिजल्ट इसके चलते ईयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। याद रखना क्या कह रहा है, ये आपका इक्वेटर है। क्या कह रहा है? एज ए रिजल्ट ईयर टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, यानी जैसे जैसे हम यहाँ जाते हैं एयर प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ जाते हैं तो एयर प्रेशर है वो कम होता जाता है। एज वन गोज फ्रॉम सरफेस टू अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड का मतलब सिंपल कितनी हाइट पे, कितनी ऊंची हाइट पे हम जा रहे हैं, ये एल्टीट्यूड होता है। तो कितनी एल्टीट्यूड से ऐसे एयर प्रेशर हमेशा कम होता जाता है, ध्यान रखना। एंड एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस, जिसके कारण क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर यहाँ पे सन है तो यहाँ पे टेम्परेचर वैसे ही कम होगा। द हिल एरिया देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग द समर, और इसके कारण जो हिल एरिया होते हैं जनरली आपको देखा होगा वहाँ पे समर के टाइम पे थोड़े ठंडे रहते हैं। एंड प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। उस प्रेशर, किसी भी जगह का प्रेशर, उस वहाँ की विंड उसके एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पे डिपेंड करेगी। इसलिए टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस और काफ़ी ज़्यादा रिलेशन आपको देखने को मिलता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देखो कई बार सी से, जैसे ये कोस्टल एरिया है आपका, ये कोस्टल एरिया है तो यहाँ पे सी पे कितनी ज़्यादा, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है। अगर कई बार आपने मुंबई और गोवा या फिर कहीं कोस्टल एरिया विजिट किया होगा तो वहाँ के एरिया थोड़े से ज़्यादा कूलर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। राजस्थान के कंपेयर में केरला काफ़ी ज़्यादा कूल है, क्यों? क्योंकि वहाँ का मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ सी का मॉडर्न इन्फ्लुएंस भी पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो ये सड़क है और यहाँ पे भी खेत हैं और यहाँ पे भी खेत है। कई बार जब आप गर्मियों में खेत इधर से गुजर रहे होते हो बाइक पे जनरली, तो जिस खेत में पानी दिया होता है वहाँ थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ पे जो इरिगेशन किया उसका इन्फ्लुएंस होता है। सेम सी में होता है, सी तो लार्ज वाटर बॉडी है, तो जैसे आप कोस्टल एरिया के नज़दीक जाते हो तो आपको मॉडरेट इन्फ्लुएंस फील होता है। इस चीज़ का यूज़ भी हम करेंगे हमारे वेदर फिनोमिना को समझने के लिए। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। ये कॉन्टिनेंटलिटी होती है क्या मतलब, वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। समर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हॉट होती है और विंटर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका ओशन करंट। ओशन करंट समझने से पहले देखो ओशन करंट क्या है। ओशन करंट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से भाई? वार्म करंट, एक होता है वार्म करंट एंड दूसरा होता है कौन सा? कोल्ड करंट। वार्म करंट और कोल्ड करंट है क्या? देखो एक छोटा सा एग्जांपल फिर से देखो, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे सन की रेडिएशन सीधी पड़ रही है। अगर सन की रेडिएशन सीधी पड़ रही है इसका मतलब क्या है, इस एरिया में जो भी पानी होगा, इस एरिया में जो भी पानी होगा उस पानी का टेम्परेचर इसके और इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सन की रेडिएशन ज़्यादा पड़ रही है। और अगर ये यहाँ देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो ठंडे ओशन होंगे थोड़े, मतलब वार्म यानी वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड। तो जो इक्वेटर में लाई करते हैं उन ओशंस का पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। गर्म इन द सेंस टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और इसी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण काफ़ी सारी एटमॉस्फेरिक एनोमलीज होती हैं। आगे जाके हम इस चीज़ को भी समझेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है जहाँ पे पानी थोड़ा सा गर्म होगा वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा वहाँ पे पानी गर्म होगा, जहाँ पे पानी गर्म होगा तो हवा वहाँ की हल्की होगी जल्दी और वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। और मैंने बता चुका हूँ कि लो प्रेशर का ही सारा खेल है, क्योंकि हवा हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? ठीक है। सो
वी ऑल्सो नो द ओशन करंट नाउ। ओशन करंट वार्म एंड कोल्ड करंट होती है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम अलग से फिर से देखेंगे। ओके, सो एंड अनदर नेक्स्ट फीचर इज दैट इज रिलीफ। रिलीफ टू प्ले एन मेजर रोल इन द डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। कई बार आपने देखा होगा, जैसे सपोज करो ये माउंटेन है, कई बार आपने देखा होगा कि पहाड़ के इस हिस्से बारिश हो जाती है और इस हिस्से बारिश नहीं होती है। तो रिलीफ है, रिलीफ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी टेम्परेचर एरिया में, किसी भी क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए। सपोज देखो, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे, आपने देखा होगा तो ओरोग्राफिक रेनफॉल। कौन सा? ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में आपने देखा होगा हवा यहाँ से उठती है और यहीं बादल बनता है, और यहाँ बादल बनने के कारण यहाँ पे बारिश होती है, राइट। यहाँ पे बारिश होती है और इस हिस्से में सूखा पड़ता है। कई बार इस हिस्से में बारिश ही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ये बैरियर आ गया रास्ते में। तो यहीं पे क्लाउड कंडेंसेशन होके यहीं पे क्या हो जाता है, सैचुरेशन होता है, यहीं पे बारिश हो जाती है, राइट। कई बार ऐसा होता है, इसके चलते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो ये आपका जो क्या है, ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है, और यहाँ पे क्या है आपका वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे क्या है? वेस्टर्न घाट। और जब मानसून यहाँ पे आती है तो यहाँ पे बादल बनते हैं और यहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है लगभग। इसी तरह यहाँ पे है मौसमी गर्म, जहाँ पे दुनिया सबसे ज़्यादा मौसमी गर्म चेरापूंजी में होती है सबसे ज़्यादा बारिश, लेकिन इस एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। इसलिए यहाँ पे बारिश होने के कारण यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो कौन से हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जनरली ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, राइट। सो रिलीफ भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, राइट। सिंपल। ओके, सो लेट्स रीड वन बाय वन। सो फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, राइट। सो लेट्स रीड दिस। फर्स्ट इज़ लैटिट्यूड। सो आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारी कंट्री से बिल्कुल मिडल से कटती है, मिडल से जाती है। वो रन ऑफ कच्छ से होते हुए मिजोरम तक जाती है ईस्ट में, और इंडिया को लगभग 2 भागों में बांट देती है। और जनरली ये देखो, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इंडिया, थोड़ा सा गलत सा बन गया ये। सो यहाँ से जाती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो लगभग ये साउथ में है, ये लगभग इसको ट्रॉपिकल एरिया कंसिडर करते हैं, और ये नॉर्थ में है, ये थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल या फिर मॉडरेट या टेम्परेट रीजन भी थोड़ा हम कह सकते हैं। तो ये इसको ट्रॉपिक एरिया बोलते हैं, इसको सब ट्रॉपिक एरिया बोलते हैं। सो इंडिया का क्लाइमेट है वो लगभग ट्रॉपिकल भी है एज वेल एज सब ट्रॉपिकल भी है। ध्यान रखना, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल भी है एज वेल एज सब ट्रॉपिकल भी है। दूसरा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में क्या है? इंडिया हैज़ माउंटेन टू द नॉर्थ। आपको पता है इंडिया में माउंटेन है, लगभग हर किसी की एवरेज हाइट 6000 मीटर से ज़्यादा ही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही है, 8000 के करीब भी हैं। और इंडिया हैज़ सेवरल वोस्ट कोस्ट लाइन। इंडिया की कोस्ट लाइन भी बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया की कोस्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा है। एंड लगभग, और इसका जो एलिवेशन है वो लगभग 30 मीटर है। हिमालय है वो सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनसे बचाता है। अदरवाइज़ हिमालय नहीं होता तो हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा बर्फीले तूफ़ान आते हैं, जिसके कारण लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। और सब कॉन्टिनेंट है, इसलिए हमारे देश में सेंट्रल एशिया में थोड़ा विंटर माइल्ड होता है, वरना यहाँ भी भयंकर वो हो क्या बोलते हैं विंटर। सो सिंपल है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ये बताना चाह रहा हूँ कि एल्टीट्यूड किस तरह से रोल प्ले करता है। दूसरा है प्रेशर एंड विंड। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से प्रेशर सरफेस एरिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और अपर एयर सर्कुलेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, ये भी बहुत रोल प्ले करता है इंडिया के क्लाइमेट में। और ये चीज़ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हम समझते हैं थोड़ा सा कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है क्या। देखो, ये थोड़ा सा भाई सही नहीं बन रहा है इंडिया, यू जस्ट प्लीज़ एडजस्ट। सी, ये इंडिया है
आपने पता वो ये यूरोप है, ये यूरोप है। अगर आपने वर्ल्ड मैप अच्छे से पता है तो ये यूरोप है, यहाँ पे सपोज करो अफ्रीका है, और ये मेडिटेरियन सी है। ये कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी से कई बार क्या होता है, यहाँ अपने अपने इंडिया में इस वाले पेनिनसुलर प्लेटो, इस वाले इंडिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है, और इस एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर यहाँ पे होता है, लो प्रेशर यहाँ पे होता है। इसलिए क्या होती है, हवाएं ऐसे मूव करती है, और इसलिए विंटर में कई बार इंडिया में बारिश होती है, स्पेशली दिल्ली में या फिर नॉर्दर्न रीजन में विंटर में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, जो गेहूं की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। यानी किसके लिए अच्छी होती है? राबी क्रॉप के लिए। राबी क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसी तरह के एनामोलीज़ को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। सिंपल अगर आपसे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस पूछा जाए तो इतना बताना है कि इंडिया के नॉर्थ में लो प्रेशर क्रिएट होता है और मेडिटेरियन सी में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। इसकी वजह से हवाएं जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और यहाँ पे इस एरिया में कंडेंसेशन होती है और बादल बनता है और बारिश होती है। दिस इज़ अ विंटर रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। सो ये छोटी छोटी बात है, ये आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। एंड अनदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका कोरियोलिस फोर्स, वो देखो क्या होता है। सो एक चीज़ और ध्यान रखना, ये आपकी अर्थ है, ये इक्वेटर है। देखो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बार बार यूज होंगी इस सेक्टर में। ये इक्वेटर है। सो याद रखना कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसे मुड़ती हैं? राइट में। और सदर्न हेमिस्फेयर में कैसे मुड़ती हैं? लेफ़्ट में। सदर्न हेमिस्फेयर में कैसे मुड़ती हैं? लेफ़्ट में। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसे मुड़ती है? राइट में। कोरियोलिस फोर्स है क्या? कोरियोलिस फोर्स सिंपल देखो, कोरियोलिस फोर्स सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, एक ऐसा अपरेंट फोर्स है जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से लगता है, और कोरियोलिस फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या कि विंड को राइट डायरेक्शन में मोड़ता है, किस में? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। एंड ऑल्सो डिफ्लेक्ट विंड इन द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। इस सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट में मोड़ता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट में विंड को। इसलिए इसको एक फेरल लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये फेरल नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया था। देखो होता क्या है कोरियोलिस फोर्स, सिंपल, ये आपकी अर्थ है, इक्वेटर है। तो जब आपकी अर्थ रोटेट करती है, जब आपकी अर्थ रोटेट करती है, उससे क्या होता है, जो हवाएं होती हैं इस रोटेशन की वजह से अपरेंट एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी वजह से विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इतना याद रखना है, अर्थ की रोटेशन की वजह से विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और वो डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसे मुड़ती हैं? राइट में। और सदर्न हेमिस्फेयर में किस डायरेक्शन में मुड़ती हैं? लेफ़्ट में। इतना ही याद रखना है। दिस इज़ योर कोरियोलिस फोर्स। And so next topic, the pressure and wind has a unique system over India. अगर हम बात करें सर्दी की, तो देर इज़ ए हाई प्रेशर इन द नॉर्थ ऑफ द हिमालय। हिमालय के नॉर्थ में हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर होने के कारण इस रीजन से जो हवा है वो किस एरिया में बहेंगी? ऑब्वियस सी बात है, लो प्रेशर एरिया में बहेंगी। और लो प्रेशर एरिया कहाँ होता है? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में और इंटीरियर एशिया के आसपास, ये या सदर ओशन के आसपास यहीं होता है। मतलब हमारे नॉर्थ में हाई प्रेशर होता है, तो हमारे दूसरी जगह लो प्रेशर होता है। किसकी बात करूँ तो विंटर की बात करूँ। अगर हम बात करें कि समर की, तो हमारी लैंड पे लो प्रेशर डेवलप होता है, और दूसरी जगह हाई प्रेशर होता है। इस तरह से कई बार रिवर्सल और विंड होती है, विंड काफ़ी ज़्यादा रिवर्स होती है, जिसकी वजह से एक तरह से हमारे देश में मानसून आता है। उस सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, और उस मानसून को आप कई बार साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हो, और ये इंडिया के मेन लैंड में बहता भी है। बहुत आराम से डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को। एक चीज़ और समझो आप, एक होता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम एक ऐसा हवाओं का गुच्छा होता है, ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऊपर एक ऐसा हवाओं का गुच्छा होता है सिंपल, जो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से बहता है। देखो जेट स्ट्रीम इज ए नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड, कितने 12,000 मीटर की हाइट पे बहता है, और वेस्टर्ली विंड इन द ट्रोपोस्फेयर में बहता है। याद रखना, कोई भी हवा अगर पूछा जाए वेस्टर्ली, यानी जो वेस्ट से आती है उसको क्या बोलते हो? वेस्टर्ली। जो ईस्ट से आए उसको क्या बोलते हो? ईस्टर्ली।
और जो साउथ इससे आए, साउथ से और ईस्ट की तरफ जाए, तो जिस डायरेक्शन से विंड आ रही होती है वो उसी तरह का विंड होती है वो। और ये जो जेट स्ट्रीम होती है ये अप्रोक्सीमेटली लगभग 27 एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में बहती है, इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। याद रखना जेट स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। ओके एंड और हिमालय है, हिमालय all the through year expect in summer. The western cyclonic disturbance experienced in the north and northwestern part of the country brought westerly flow. ये आपको पता है वेस्ट से आती है तो मेडिटेरियन सी से इसको वेस्टर्ली बोलते हैं, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर इससे आती है तो क्या बोलते हो आप, ईस्टर्ली। ये इससे आती है ईस्टर्ली, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ों को। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फिर से डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस अगर आप करोगे डिस्कस, तो इसमें बता रहा है कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर द वेदर फिनोमेना ब्रोट बाय द वेस्टर्ली फ्लो। वेस्ट से आता है कहाँ से, मेडिटेरियन सी से। ये क्या करता है, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है उसको इन्फ्लुएंस करता है। क्यों, क्योंकि कई बार नवंबर अक्टूबर में टाइम पे वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, जिसके कारण इस डिस्टर्बेंस के कारण काफ़ी ज़्यादा कोस्टल रीजन हमारी कंट्री के इफेक्ट भी होते हैं, सिंपल। सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वेस्टर्ली मेडिटेरियन सी से बहते हुए वहाँ पे हाई प्रेशर होता है और अपने नॉर्थ वाले एरिया में लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बारिश होती है। अगले टॉपिक में हम इंडियन मानसून के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। इससे पहले आप दो चार चीज़ों को ध्यान रखना। देखो ये वाली ऐसी चीज़ें हैं, ये जैसे मैप है, ये देखो यहाँ से ऐसे हवा बहती है इस तरह से, और ये आपका इंडिया है, राइट। और ये देखो इस तरह की विंड को क्या बोलते हैं, देखो ये यहाँ से आ रही है विंड, यहाँ से आ रही है बहरी, क्या बोल रहे हैं इसको, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सिंपल है, वेस्ट से आ रही है इसलिए बोलते हैं क्या, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और देखो और ये वाली जो है ये देखो ऐसे जा रही है, ये कहाँ से आ रही है, ईस्ट से, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जो ईस्ट से आए वो ईस्टर्ली, जो वेस्ट से आए वो क्या, वेस्टर्ली, और ये ईस्ट से ईस्टर्ली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम बिल्कुल पढ़ेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन मानसून को। तब तक आप इसको देखो और समझो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन enjoy your lecture. Thank you very much.